समाजवादी पार्टी की मजबूरी क्या है? इस पर खुलकर स्टैंड क्यों नहीं ले पाती समाजवादी पार्टी? आरजेडी, देखिए पंकज कांग्रेस, जी, ऐसी क्या मजबूरी है? देखिए पंकज जी, मैंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि 2027 का चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए जीने और मरने जैसा है। 2027 का चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। जब 2027 के चुनाव समाजवादी पार्टी ने नहीं जीता तो समाजवादी पार्टी हाशिए पर चली जाएगी। चौथी बात, सबसे महत्वपूर्ण, चुनाव जीतने के लिए चाहे वो ओवैसी को साथ लाए या अभी जो जो सरकार में कुछ दल, ऐसे छोटे दल हैं जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, उनके साथ भी गठबंधन करना पड़े तो मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी पीछे हटेगी। निश्चित तौर से मानिए कि ओवैसी के साथ लेने में अखिलेश यादव को कोई गुरेज नहीं होगा, लेकिन इसके साथ में लेकिन शब्द इसलिए लगा रहा हूं कि जिन मुस्लिम सीटों पर ओवैसी साहब चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्हीं सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने जीत सुनिश्चित करना चाहती है, वही उनके लिए महत्वपूर्ण सीटें हैं। इसका रास्ता कैसे निकालेगी, जो मुझे लगता है बैठ के उनके नेता निकालेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि लाइन समाजवादी पार्टी के सांसद ने कहा है ठीक है। और तमाम मेरे बड़े समाजवादी पार्टी के नेताओं से बात होती है, वो निश्चित तौर से यही कहते हैं कि 2027 का चुनाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये और राज्यों की तरह हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमें गठबंधन करना पड़ा तो हम गठबंधन भी करेंगे। नहीं, वो करेंगे, वो करेंगे। पर वही वही तो मैं धर्मेंद्र सिंह जी से पूछ रहा था, अतहर हुसैन साहब, क्या अब असुद्दीन ओवैसी को इग्नोर तो कोई सियासी पार्टी नहीं कर सकती ना? महाराष्ट्र का परिणाम सामने है, बिहार का परिणाम बार बार सामने है, 2020 में भी सामने है, 2025 में भी सामने है। और जिस तरीके से असुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ी, कह दी तुम लोग लड़ के सरकार बना लो, बना सकते हो तो। लेकिन अब उसको बी टीम कहें, ये तमाम तथाकथित सेकुलर पार्टियों का जो आरोप असुद्दीन ओवैसी के खिलाफ होता था, उसकी धार तो उन्होंने कुंद कर दी 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं उतरकर। अब महाराष्ट्र में परफॉर्मेंस बेहतर, और वो भी समाजवादी पार्टी को हराकर, बिहार में 28 से 30 सीटों पर आरजेडी को नुकसान देकर। अब सवाल उठता है कि जब समाजवादी पार्टी से ओवैसी के साथ गठबंधन करना है, नहीं करना है, कल की मीटिंग के बाद पूछा गया, उन्होंने कहा उस सबसे करना है जो बीजेपी को हरा सके। फिर भी समाजवादी पार्टी कंफ्यूज्ड क्यों है? क्या वो सोच नहीं पा रही है कि जाना है कि नहीं जाना? कंफ्यूजन इस बात को लेकर है, या समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि अभी स्टैंड इस तरह का रखो एक रणनीति के तहत, और लास्ट में कह दिया जाएगा समाजवादी पार्टी, ये असुद्दीन ओवैसी की पार्टी कहीं पर लड़ाई में नहीं है, जैसे 2022 में वोट कटवा थी वैसे अभी भी वोट कटवा है। ये आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, बिल्कुल आ रही है, बहुत साफ आ रही है। देखिए, मैं बहुत क्लियरली कह रहा हूँ, मैं बहुत करीबी से मैं चुनाव को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, समाजवादी पार्टी को, और 24 के चुनाव में जो समाजवादी पार्टी की जो भी रणनीति थी और जिसके तहत उनको नतीजे मिले और उनके अलायंस को जो कांग्रेस के साथ था 221 असेंबली में जो लीड मिली है, तो उससे समाजवादी पार्टी का और उस रणनीति का जो 24 में है बहुत मनोबल बढ़ा हुआ है। अब बात आती है असदुद्दीन ओवैसी की, उत्तर प्रदेश की, बिहार की और महाराष्ट्र की। तो मैं बहुत साफ कह दूं कि उत्तर प्रदेश और बिहार और महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत फर्क है। सबसे पहले बिहार चुनाव की बात कर लूं। बिहार चुनाव में नीतीश कुमार, जो कि एनडीए के नेता थे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा था, और ग्राउंड पे मैं भी गया था, इत्तेफाक से मेरा जाना हुआ था। तो नीतीश के लिए मुस्लिम समाज में ये जरूर है कि एनडीए को वोट चाहे ना दें, कोई विरोध नहीं है, मतलब कोई एकजुटता नहीं है। तो जो एक नॉर्मल पॉलिटिक्स होनी चाहिए है, जिसमें पार्टी अपने मुद्दों पे आए, वोट मांगे, तो उस तरह का बिहार का चुनाव था, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब की एमआईएम पार्टी को, जहां पे उनका मजबूत कार्डर है, जहां पे उनके लोग हैं, तो जो काम करते आ रहे हैं, पहले भी वो 5 सीटें जीते थे, इस बार भी 5 जीते, कोई नया नहीं उन्होंने वहां पे मांग। वो तो दूसरी बात है कि डिफेक्शन हो गया, तो वो चीज बरकरार रखी। और नीतीश के नेतृत्व में रहते हुए कि वहां पे मुस्लिम वोट एक तरह से एकजुट नहीं था, मैं साफ कह सकता हूं, जिस तरह से यूपी में। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पोस्ट पोल डेटा, अगर आप सीएसडीएस और तमाम एजेंसी का देखें तो वहां पे इंडिया जो भी महागठबंधन था उनको गया होगा, पर वो बढ़ चढ़ के
वो ये नहीं था कि नीतीश साहब को आउस्ट करना है सरकार से। ऐसी कोई सेंटिमेंट्स ग्राउंड पे नहीं दिखाई दिए। दूसरी चीज, महाराष्ट्र की जो सिविक बॉडी है, महाराष्ट्र पुराना निजाम टेरिटरी का इलाका औरंगाबाद, जो आज संभाजी नगर है, जहाँ पे इम्तियाज जलील साहब उनके सांसद हुए, वो हैदराबाद की पार्टी है जो वैसी साहब की, उसकी बेस विद इन मुस्लिम्स उसी ही बेल्ट में, अकोला वहां से लेके, और जो मुंबई का खासतौर से इलाका है, तो मुंबई में भी जो ट्रेडिशनली उन्हीं इलाकों से लोग आए हैं, तो वहां पे उनका असर दिखाई देता है। और मालेगांव जैसे एक जगह है जहाँ पे एक इस्लाम नाम की पार्टी एक आई, जिसका एक्रोनिम है, तो उसने मेजोरिटी हासिल करी। तो ये महाराष्ट्र की सिविक बॉडी के इलेक्शंस की हमेशा से हिस्ट्री रही है कि मुस्लिम कंसेंट्रेटेड एरिया में वो बड़ी सेकुलर पार्टीज को छोड़ के वो लोकल मुस्लिम नेतृत्व को वोट देते हैं, और उसी ट्रेंड में असदुद्दीन ओवैसी वहां पे ताकत है। यूपी में अखिलेश यादव इस वक्त, चाहे ओबीसी समाज हो, चाहे और भी मुस्लिम समाज से जो पीडीए का जो नारा लेकर चल रहे हैं, सबसे बड़े नेता है। और उसमें सामने भारतीय जनता पार्टी के सामने जो लीडरशिप है, उससे डायरेक्ट उनका वो है। ऐसा चीज बिहार में नहीं थी, जहाँ नीतीश सबसे बड़े ओबीसी नेता हैं। मैं आज भी कहूंगा उनके सामने लालू जी और उनकी पार्टी या उनके बेटे उनकी टक्कर के ओबीसी समाज में नेता नहीं है। तो यहाँ पे मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में पता है कि एक बड़ा चंक वो वोट जो है वो अखिलेश यादव को मिलना है, तो वो बड़ी तादाद यहाँ पे जाएगी। बड़ी तादाद तो जाएगी, ये सारी बात सही है, ये सारी बात अतहर साहब सही है। मैं आपको थोड़ा बिहार के बारे में आपको पता ही होगा, पर मैं आपको बता दूं, 5 एमएलए जीते थे 2020 में और 4 को आरजेडी ने तोड़ दिया। नए उम्मीदवार को ओवैसी साहब ने उतारा और 5 जीत गए, और 1 सीट तो बलरामपुर 389 सीट से आ रहे। और यकीन मानिए जो सीमांचल की 24 से 28 सीटें हैं सीमांचल और कोसी पे, आरजेडी को हार का स्वाद चखना पड़ा है, तो उसकी बड़ी वजह असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है। 2020 में सत्ता से दूर रहना, 2025 में 28 से 30 सीट पर नुकसान झेलना, इसमें एआईएमआईएम की भूमिका है, ये सच्चाई है। अब अगर आप महाराष्ट्र की बात करें, तो महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश का मुद्दा चल रहा था, संभल में क्या हो रहा है, सेकुलर पार्टी स्टैंड क्यों नहीं लेती हैं, और वो मुद्दा भी कारगर होता वहां पर दिखा। अगर आप कहें कि हैदराबाद के तरफ से लोग वहां आकर के बस गए हैं, निजाम का एक्सटेंशन है, लेकिन मुद्दा तो उत्तर प्रदेश का चल रहा था, उसकी चर्चा बड़ी जोर शोर से हो रही थी। ऐसे में इस माहौल को टटोलना बेहद जरूरी हो जाता है। जहां पर समाजवादी पार्टी का गढ़ था, मानखुर्द, गोबंदी, ये सारे ऐसे इलाके हैं जो सपा के गढ़ थे, वहां पर असदुद्दीन ओवैसी का परचम लहरा रहा, और इसीलिए तो अब उनकी चर्चा हो रही है कि क्या आप उनको इग्नोर कर देंगे क्या, जैसे अब तक करते आए। नहीं, अगर आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, जी मैं आपसे पूछ रहा हूं, जी बिहार की जो बात कही, तो वहां पे वैसी उनकी पार्टी ने, एमआईएम ने अपना फुटहोल्ड बरकरार रखा है। कोई नए उनके फुटप्रिंट्स मुझे नहीं दिख रहे। बात है कंपैरिजन अगर आप उत्तर प्रदेश की करें, जिसको मुस्लिम सेंटिमेंट से वोट देता है, इसमें मुझे कहना पड़ेगा मुसलमान एक बड़ी ताकत देखता है जिसके पीछे और फोर्सेस कंसोलिडेटेड हैं। तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं। और बिहार में नीतीश बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं, चाहे उनको वोट ना मिला हो एनडीए का, पर वहां पे मुस्लिम समाज का कोई उनको आउस्ट करने, मतलब वो एक सिनेरियो नहीं है। और जो फुटप्रिंट महाराष्ट्र में दिख रहे हैं वो निजाम की एक्सटेंडेड। आज सबसे बड़ी जो जीत असदुद्दीन ओवैसी साहब की हुई है, जो सिंगल लार्ज, आप मैप देख लें, वो संभाजी नगर जो कि औरंगाबाद, यहाँ पे 33 पार्षद उनके जीते, बाद में अकोला में वो जीते। तो वो टेरिटरी वो अपनी बरकरार किए हुए हैं, और वहां पे कभी भी समाजवादी पार्टी नहीं थी। समाजवादी पार्टी को सबसे बड़ी जो वहां पे हार हुई है, अगर आप कहें उनका वो है, तो उनका विद इन पार्टी डिवीजन, जो भिवंडी में जो उनकी बहुत बड़ी जीत हो सकती थी, वहां पे रईस शेख जो पार्टी के एमएलए हैं और जो मौजूदा लीडरशिप, उनका झगड़ा, तो रईस शेख ने इंडिपेंडेंटली लड़ा, वो 37 कॉर्पोरेटर अपने इंडिपेंडेंट अपने दम पे जीत गए। और शायद आपके न्यूज चैनल वो आके उन्होंने सबसे पहले अखिलेश यादव
को फोन किया और कहा कि हम अभी भी आपके साथ हैं और वो आपके साथ हैं। वो फिगर्स नहीं आएंगी, बट वहां का नेतृत्व का झगड़ा है और वो नेतृत्व के झगड़े में मुझे कोई बहुत फ्रेश फुटप्रिंट्स नहीं दिख रहे हैं वहां। जैसे इस्लाम पार्टी की कोई चर्चा क्यों नहीं हो रही? कल मालेगांव जिन्होंने जीत लिया, क्या वो भी उत्तर प्रदेश में आके लड़ेंगे? क्योंकि मालेगांव की भी सारी आबादी जो है उत्तर प्रदेश के ही लोग हैं। मऊ, प्रतापगढ़ के बुनकर समाज के लोग वहां पे बसे हुए हैं, तो वहां पे वो समाज उनका अपना मेयर बनने जा रहा है। तो ये आइसोलेशन में है और यूपी में मुझे नहीं दिखता कि नहीं, पर आपको अथर साहब नहीं दिखता होगा, पर मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ और मैं आप लोगों के थ्रू जानना भी चाहता हूँ। मैं एक आखिरी चीज बता दूं कि 1967 में इसी उत्तर प्रदेश में पहली जब संयुक्त विधायक दल की सरकार बनी थी चौधरी चरण सिंह की, जब कांग्रेस बाहर हुई थी, तो उस समय 17 विधायक थे मुस्लिम मजलिस के, जो एक मुस्लिम पार्टी थी। उससे बड़ी जीत आज तक किसी मुस्लिम नेम की पार्टी ने उत्तर प्रदेश में नहीं जीत हासिल करी है। डॉक्टर फरीद फरीदी की और जुल्फकार उल्लाह साहब की पार्टी थी। उस 17 विधायकों ने चौधरी साहब के साथ स्विच। हेलो, जी हाँ, बोलिए, आवाज आ रही है। वो ट्रेंड पिछले 60 साल से बरकरार है। 2012 में पीस पार्टी जो मुस्लिम वोट्स पे लड़ी थी, उसके 5 विधायक जीते थे और बहुत बड़ी प्रेजेंस थी। उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी की मेजॉरिटी आई थी। तो वो एक स्पेस है 4 से 5 से एक नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी बनी, जिसमें बसपा से निकाले हुए एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर मसूद साहब, एजुकेशन मिनिस्टर, तो इनका घर से सामान फेंक दिया गया था, और अरशद खान साहब जो अब समाजवादी पार्टी में आजमगढ़ के, उन्होंने मिलकर बनाई थी नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी। उनके 2 विधायक जीते और तमाम जगह उन्होंने 10,000 12,000 कई असेंबली में वोट पाया। तो वो फुटप्रिंट्स यूपी में मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के 60 साल से दिख रहे हैं, और कोई बहुत बड़ा प्रेजेंस मुझे नहीं लगता वो कर पा रहे हैं। ठीक है, कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा से जलजीरा मसाला।